जिग्नेश मेवानी को अति पिछड़े और पिछड़े के रूप में कितने लोग बिहार में जानते हैं, ये मुझे बताइए। कन्हैया कुमार का तो फिर मैं मानता हूँ बेगूसराय जिले के हैं, उनका एक जाति विशेष पे पकड़ है, एक अच्छे स्पोक्स पर्सन है, युवाओं में क्रेज है। अति पिछड़े को क्यों नहीं लगाया? ये कौन आप मेवानी का नाम ले रहे हैं? उसको कितने लोग बिहार में जानते हैं? तो कांग्रेस किस रणनीति पे काम कर रही है ये मुझे पता नहीं। हाईकमान को कौन मिसलीड कर रहा है ये जांच का विषय। टिकट मुझे पता नहीं, कल मैं रहूं ना रहूं, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए हर बात मैं तटस्थ होकर रखता हूं। निशाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर है, निशाना बिहार कांग्रेस के प्रभारी पर है, क्योंकि फैसले या फिर रिकमेंडेशन स्टार प्रचारकों को लेकर यही लोग तो करते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 बिहार के तमाम राजनीतिक खेमों और बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के लिए साख का सवाल है। उपचुनाव के परिणाम आते और सभी दलों को अपनी राजनीतिक साख का अंदाजा होता, इससे पहले ही एक घमासान छिड़ गया है स्टार प्रचारकों को लेकर। उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में जितनी सियासी गहमागहमी है, उससे कहीं ज़्यादा अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर सियासी गहमागहमी है। भूचाल शब्द का भी इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो उदाहरण हैं, आरजेडी और कांग्रेस। आरजेडी में तेज प्रताप यादव ने किस तरह से बावेला खड़ा किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर, वो आप जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है और चूंकि लड़ाई आरजेडी से है, लेकिन दिलचस्प यह है कि आरजेडी के जिस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश या जिस वोट बैंक में सेंधमारी कांग्रेस को उपचुनाव जिता सकती है, ये उपचुनाव कांग्रेस का कद बड़ा कर सकती है, उस समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया है। ये आरोप पार्टी के ही कुछ नेताओं के हैं। तो हम इस पर बात करेंगे। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार में कांग्रेस के बड़े युवा चेहरे ललन कुमार जी हमारे साथ हैं। नाराज भी बताए जा रहे हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर, तो इन्हीं से समझेंगे कि आखिर कांग्रेस के इस फैसले को लेकर क्या नाराजगी है और क्यों नुकसान हो सकता है। क्यों नाराज हैं? नहीं, नाराजगी नहीं है। नाराजगी किस बात की होगी? क्योंकि हम लोग राहुल गांधी के ब्रिगेड के सिपाही हैं। तो अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बाई इलेक्शन दो जगह हम लड़ रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो मैं चाहता हूं कि पार्टी मजबूती से ले रहे और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमारे वो चुनाव जीतें। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी के किस नेताओं के द्वारा हाईकमान को मिसलीड किया जा रहा है। आप देखेंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में एक साइजेबल वोट है यादव समाज का, अति पिछड़े का साइजेबल वोट है। तो उसके नेता जो यहाँ बैठे पड़े हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति वहाँ क्यों नहीं की गई? उनसे सेवा क्यों नहीं लिया गया? आप एक तरफ वकालत करते हैं कि महागठबंधन धर्म का दूसरे एलाइज पार्टनर ने नहीं निभाया तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें उसके वोट बैंक को सेंधमारी करना चाहिए। आपने देखा होगा तारापुर से संजय यादव जो पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उन्होंने पर्चा डाला। तुरंत राजद के हाईकमान एक्टिव होते हैं, उनको लाया जाता है और उनको मेंबरशिप देके बैठाया जाता है क्योंकि यादव वोट का बंटवारा ना हो। ये देखिए अपोजिशन की एक रणनीति। लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस क्या कर रही है? आज तक वहां के किसी नेताओं का दौरा नहीं हुआ है वहां। तो कैसे हम राहुल गांधी के सपनों को साकार कर सकते हैं? बिहार कैसे मजबूत होगा कांग्रेस को? और जब तक कांग्रेस पार्टी में ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों को जगह दी जाएगी तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगा। एक किसी पोर्टल चैनल ने लगाया कि मुझ पे एक आरोप लगाया, मैं देख रहा था कि यादव समाज का मेरे और मेरे परिवार के अलावा मेरे पास वोट नहीं है। तो मैं उस आपके माध्यम से उसको पूछना चाहता हूं कि मैं 2015 में महागठबंधन में मेरा सीट चला गया था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ा तो एक साइजेबल वोट आया। आप उस वोट को देखिए, जबकि राजद, जदयू और कांग्रेस मिलकर वो चुनाव लड़ रही थी। इसका मतलब युवाओं के बीच में मेरा पकड़ है, युवाओं ने मुझे वोट दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं
एक तरह से आप निशाना साध रहे हैं। हमारी डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन को कांग्रेस आला कमान जगह देती है। निशाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर है, निशाना बिहार कांग्रेस के प्रभारी पर है, क्योंकि फैसले या फिर रिकमेंडेशन स्टार प्रचारकों को लेकर यही लोग तो करते होंगे। निशाना मेरा किसी भी सीनियर नेताओं पर नहीं है, ना राज्य के हाईकमान पर है, ना एआईसीसी के लेवल के हाईकमान को। मैं तो सिर्फ देखता हूं कि देश में राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे मजबूत हो। मैं तो सिर्फ उस नियम से काम करता हूं, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करता हूं। निशाना करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, लेकिन क्या वाकई आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चूंकि यादव जाति से आने वाले किसी नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, तो आरजेडी कहती रही है कि फ्रेंडली फाइट है, तो कांग्रेस के दावे चाहे जो हों, लेकिन कांग्रेस भी इसको फ्रेंडली फाइट बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, स्टार प्रचारक से हमारा कोई मसला नहीं है। स्टार प्रचारक में एआईसीसी का जो भी निर्णय हो वो स्वागत योग्य हो, लेकिन जिस कास्ट का, जिस जाति का साइजेबल वोट है, उसके नेता आपके बिहार में बैठे हैं। हम लोग राहुल गांधी के ब्रिगेड हैं, राहुल गांधी के इलेक्ट्रल सिस्टम से आए। उस समय देश में सबसे ज्यादा मतों से मैं युवाओं से चुनाव जीता, तो हम लोग की नियुक्ति क्यों नहीं की? ऐसा तो नहीं कि हम लोग पार्टी के लिए लायबिलिटीज हैं। हमारा बगल का विधानसभा है सुल्तानगंज, वहां मुझे अच्छे खासे वोट मिले हैं, वो एकदम बॉर्डर है। तो सुल्तानगंज के जो कार्यकर्ता हैं उनकी डिप्रेशन वहां की जानी चाहिए, वहां के प्रखंड अध्यक्ष का किया जाना चाहिए, वहां के एआईसीसी डेलीगेट का करना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए, मेरे जैसे नेताओं का करना चाहिए। बगल के जिले से आते हैं, बेलदौर से चंदन यादव जी एआईसीसी में वो कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा लगानी चाहिए। रंजीता रंजन जी पॉपुलर हैं, उनकी सेवा लगाई जानी चाहिए। शरद यादव जी की बेटी सुहासिनी यादव की सेवा लगाई जानी चाहिए। क्यों नहीं आपने लगाया? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीछे ही एक ऐसी रणनीति काम कर रही है कि अपनी पार्टी को ही कमजोर करना है। निश्चित तौर से ऐसा कोई रणनीति है। तो इससे नुकसान हो सकता है विधानसभा उपचुनाव में? समय का इंतजार करिए, नुकसान होगा, आप मान रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय का इंतजार कीजिए। जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उसको समय के साथ आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर से है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हम अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। ईश्वर करे हमारा चुनाव हम जीत सकें, और हमें जीतना चाहिए। अगर कांग्रेस ने अपनी रणनीति का बदलाव किया तो निश्चित तौर से हम भारी बहुमत से दोनों उम्मीदवार हमारे चुनाव जीतेंगे। आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं, नाराजगी नहीं है, आप ये सफाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है वो लिस्ट दूसरे राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से अलग है। आप जेडीयू का लिस्ट देख लें, आप आरजेडी का लिस्ट देख लें, आप एलजेपी का लिस्ट देख लें, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, या दूसरे राजनीतिक दलों का लिस्ट देख लें, उसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम सबसे ऊपर होता है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। आपकी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम नहीं है, राहुल गांधी का नाम नहीं है, प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। जेडीयू सवाल उठा रही है कि अब तो कांग्रेस के लोगों ने भी मान लिया, बिहार कांग्रेस के लोगों ने भी, कि ये तीनों पनौती हैं। नहीं, वो पार्टी के एक प्रवक्ता कोई हैं, डॉक्टर वगैरह, नर्सिंग होम वगैरह चलाते हैं, उनको ये सब बातें बोलना है कि उनके नर्सिंग होम में जितने काम गलत होते हैं तो उसको बचना है, तो सरकार की बटरिंग में बोलते हैं। लेकिन ये मानना चाहिए ये बाई इलेक्शंस है, और बाई इलेक्शंस में जो रीजनल लीडर होते हैं, जिनके जाति आधारित नेता होते हैं, तो उसको लगाया जाता है। और अगर यहाँ से रिकमेंडेशन किया जाएगा तो निश्चित तौर से हाईकमान से जिस नेता का कैंडिडेट डिमांड करेंगे वो उनकी सेवा में वो आएंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि ठीक है, कांग्रेस ने ये फैसला लिया, आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को नहीं दी, और एक जो परसेप्शन रहा है कि आरजेडी अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करती रही है, आरजेडी की परछाई से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है, तमाम तरह के परसेप्शन रहे हैं, आप भी जानते हैं। इस बार कांग्रेस ने उसको खारिज करने की कोशिश की, उससे आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन क्या कांग्रेस की ये रणनीति आगे की भी है, या फिर आरजेडी के साथ उसको फिर जाना होगा? आरजेडी का वो ट्रीटमेंट, कथित तौर पर जो ट्रीट करती रही है आरजेडी कांग्रेस को, वो ट्रीटमेंट फिर सहना होगा, या फिर महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है? ये क्या देख रहे हैं, क्या समझा पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इस महागठबंधन का निर्माण सीट के बंटवारे पे नहीं हुआ था। महागठबंधन का निर्माण विचारधाराएं पे हुई थी। जो देश में एक शक्ति जो देश को तोड़ने के काम कर रही है,
मजहब के नाम पे काम कर रही है। उस विचारधारा पर हमारा महागठबंधन का निर्माण हुआ था, जिसमें राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और एलायंस पार्टनर थे। तो ये दोनों सीटों के बंटवारे पे महागठबंधन का टूटना है, सिद्धांत हमारा है। ठीक है, जो परिवार में सब सदस्य होते हैं, कभी किसी बातों पर मतभेद होता है तो हम लोग फिर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन वाकई अब ये आखिरी सवाल है। क्या आपको लगता है कि ठीक है, आरजेडी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में की जो लिस्ट जारी हुई उसमें एक खास जाति के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे कांग्रेस मजबूत हो सकती थी इस उपचुनाव में? तो इससे जो संभावित नुकसान के खतरे हैं, क्या उन खतरों को कन्हैया कुमार कम कर देंगे? उन खतरों को हार्दिक पटेल कम कर देंगे? जिग्नेश मेवानी कम कर देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करती है। हमारे आरोप हैं कि हम जैसे एक्टिव कार्यकर्ताओं को नहीं लगाया, जिसका एक साइजेबल वोट है, युवाओं का साइजेबल वोट है, युवा नेत्रियों का साइजेबल वोट है, उनको नहीं लगाया। जात की राजनीति पे तो कांग्रेस कभी विचारधाराएं पर काम करते हैं, जात की राजनीति पर तो हम काम ही नहीं करते हैं। नहीं, वही हमारा सवाल है कि अगर इससे कोई नुकसान होना है, संभावित नुकसान का खतरा अगर है, तो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल इस खतरे को कम कर देंगे क्या? नहीं, जिग्नेश मेवानी को अति पिछड़े और पिछड़े के रूप में कितने लोग बिहार में जानते हैं, ये मुझे बताइए। कन्हैया कुमार का तो फिर मैं मानता हूँ बेगूसराय जिले के हैं, उनका एक जाति विशेष पे पकड़ है, एक अच्छे स्पोक्स पर्सन है, युवाओं में क्रेज है। अति पिछड़े को क्यों नहीं लगाया? ये कौन आप मेवानी का नाम दे रहे हैं? उसको कितने लोग बिहार में जानते हैं? अब साउथ के डिप्रेशन, कर्नाटका और तमिलनाडु के नेताओं को लाके अति पिछड़े, तो उनके आइडेंटिफिकेशन ही देने में बाय इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस किस रणनीति पे काम कर रही है ये मुझे पता नहीं। हाईकमान को कौन मिसलीड कर रहा है, ये जांच का विषय। टिकट के भी बंटवारे में आपने देखा होगा, मैं उस पर भी आपको बताता हूं। 70 सीट महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के शहर में हुआ। किन लोगों ने उस सीटों को लिया? नालंदा के सीट को लिया। किन लोगों ने एडजस्टमेंट करने की बात की? हाईकमान क्यों नहीं? एडजस्टमेंट क्यों होता है? जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता जहां से काम कर रहे हैं। मुझे तो सुल्तानगंज सीट जब राजद के खाते में चला गया तो मुझे हाईकमान से पूछा गया कि आप दूसरी सीट में लड़ेंगे क्या चुनाव? मैंने कहा नहीं, मैं तो सुल्तानगंज से चुनाव लड़ता हूं, सुल्तानगंज से मेहनत कर रहा हूं। तो ये एडजस्टमेंट क्या है? भागलपुर के लोग पटना लड़ रहे हैं, पटना के लोग नालंदा लड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर के लोग बेगूसराय लड़ रहे हैं। एक ऐसे उम्मीदवार हैं कि कभी बेगूसराय में ये वैशाली चुनाव लड़ रहे हैं, कभी पाली लड़ रहे हैं। तो हाईकमान क्यों नहीं सतर्क हो रही है? सतर्कता तो बरतना होगा कि आखिर कौन लोग हाईकमान को मिसलीड कर रहा है। 2024 में इलेक्शन है, 2025 में इलेक्शन है। हाईकमान राहुल गांधी जी को मजबूत करना है, वैसे लोग को चिन्हित करना चाहिए, वैसे लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, मुझे पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए हर बात मैं तटस्थ होकर रखता हूं। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। तो बिल्कुल डंके की चोट पर बोलते हैं ललन कुमार जी, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो आला कमान है, हाई कमान है, उनको मिसलीड किया जाता है कुछ नेताओं की तरफ से, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और तमाम बातें उपचुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या कार्रवाई होगी, पार्टी करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए मैं तमाम बातें रखता हूं। और बहुत साफगोई से जो सवाल थे उन सवालों के जवाब दिए हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।